हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड हम लोग लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने 2018 जुलाई का जो यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर है, पेपर 1, वो डिस्कस कर रहे हैं, है ना। ऑलरेडी हम लोगों ने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए एंड आज पार्ट 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 16 से 25 तक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 16। Fly ash produced in thermal power plants is an eco-friendly resources for use। अभी फ्लाई ऐश क्या होता है, ये कब प्रोड्यूस होता है? ये एक ऐश है, कब प्रोड्यूस होता है? जब ये जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, ये थर्मल पावर प्लांट्स किस लिए यूज़ करते हैं? जो ये मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो फ्यूल होते हैं ना, कोल, पेट्रोलियम, इस तरह के जो फ्यूल्स होते हैं, उन सबको बर्न करके उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, तो उस टाइम जो ऐश प्रोड्यूस होते हैं वो ऐश इको फ्रेंडली होता है, इको फ्रेंडली रिसोर्स है। अभी आपको पूछा है कि वो फ्लाई ऐश किस काम पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होता है, एग्रीकल्चर एज माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो एग्रीकल्चर के फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, वेस्टलैंड डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, डैम एंड वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रिक इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऐश ना हर जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, दैट इज़ A, B, C एंड D। तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर पहला जो 15 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक, वो अगर देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, एक बार देख लेना। ठीक है, और ये हिंदी है, 16 क्वेश्चन नंबर 16 का हिंदी वर्जन। तो अभी क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बैरियर्स टू सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इंडिया में क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिटीजन सेंट्रिक, मतलब सिटीजन सेंट्रिक का मीनिंग क्या है, सिटीजन के नीड के अकॉर्डिंग, सिटीजन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर उन लोगों के नीड पे ध्यान दिया जाता है तो हम लोग बोलेंगे सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है जो कि सिटीज़न के नीड क्या है, वो लोग क्या चाहते हैं, उन लोगों का रिक्वायरमेंट क्या है, इन सब पर अगर ध्यान देगा तो उस टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन को सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। ठीक है, अभी आपको पूछा है कि इंडिया में सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग मतलब इतना देखा नहीं जाता है, मतलब सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन में बाधा कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि सिटीजनशिप एडमिनिस्ट्रेशन में बाधा डालते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, नंबर 1 है वुडन एंड इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। दैट मीन्स जो लोग सिविल सर्वेंट होते हैं ना, सिविल सर्विस का जो मेंबर होते हैं, तो वो लोग बहुत ही उन लोगों का एटीट्यूड बहुत ही रिजिड है मीनिंग है कि वो लोग ना अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही सबको, मतलब अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करते हैं, एंड वो लोग फ्लेक्सिबल एटीट्यूड नहीं रखते हैं। मतलब ऐसा फ्लेक्सिबल एटीट्यूड का मीनिंग क्या है कि अगर किसी नीड का ऐसा अगर मानना हो कि हाँ ये नीड सिटीज़न का ये नीड है, तो हम लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में ये नीड भी इंक्लूड करें, ऐसा एटीट्यूड वो लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, वो लोग इनफ्लेक्सिबल है, मतलब वो लोग बहुत ही रिजिड है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उन लोगों ने बनाया है उसी अकॉर्डिंग वो लोग मतलब सब लोग उसी अकॉर्डिंग फॉलो करना, सब लोगों को उसी अकॉर्डिंग फॉलो करना है। ठीक है, तो ये हो गया एक बैरियर। ठीक है, तो इन लोगों का एटीट्यूड इनफ्लेक्सिबल है, इन लोगों का एटीट्यूड मतलब एटीट्यूड इतना रिजिड है, इसी वजह से इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिटीजन सेंट्रिक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फिर सेकंड क्या हो गया, इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड रूल्स। जो भी रूल्स एंड लॉ उन लोगों ने बनाया है वो इफ़ेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है।
ठीक है। तो इम्प्लीमेंट मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले बनाएंगे तो उसको जब इम्प्लीमेंट मतलब वो इम्प्लीमेंट को क्या बोलते हैं, जब वो लोगों को बोलेंगे कि हाँ आप लोगों को ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, वो हो गया इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं वो उनका इम्प्लीमेंटेशन इफ़ेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है कि सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, हम मतलब फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 3 तो क्या दिया है, अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। अवेयरनेस ये तो पॉजिटिव हो गया, तो ये नहीं आएगा, है ना। बैरियर्स क्या है, बैरियर्स नेगेटिव है ना। बाधा मतलब नेगेटिव, वो नेगेटिव पूछा है, तो ये सी ऑप्शन तो पॉजिटिव है, अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स, तो ये नहीं होगा। तो एंड देन लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ्स, ये भी नहीं होगा, ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो क्या हो गया, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करने के लिए कौन कौन से बैरियर्स देखा जाता है। एक हो गया नंबर ए, एक हो गया बी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ए एंड बी होगा। चलो, तो अभी ये हिंदी वाले के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर। आप लोग ये याद रखो, ये ना हायर एजुकेशन सिस्टम के जो यूनिट है आप लोगों का यूनिट नंबर 10 है ना, उसमें आ भी सकता है कि इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर 1 पोजीशन में है यूएस, उसके बाद है चाइना, है ना, एंड उसके बाद है इंडिया, मतलब इंडिया के पोजीशन 3rd है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर। इंडिया किसके बाद आते हैं, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड चाइना, इन दोनों के बाद, दैट मीन्स ए एंड सी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19, विथ रिगार्ड टू कंप्यूटर मेमोरी, तो ये आईसीटी का क्वेश्चन है ना। तो आईसीटी का यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, कौन सा ट्रू है पूछा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी इज़ वॉलेटाइल मेमोरी। फिर क्वेश्चन स्टेटमेंट क्यू स्टेटमेंट क्या दिया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ वॉलेटाइल मेमोरी, एंड स्टेटमेंट आर क्या है, सेकेंडरी मेमोरी इज़ वॉलेटाइल मेमोरी। तो वॉलेटाइल मेमोरी का मीनिंग है जब आप कंप्यूटर ऑफ कर देते हो, आपका सिस्टम ऑफ करते हो, तो उसके साथ साथ जो स्टोरेज है ना, जो भी स्टोरेज है उस मेमोरी का, वो भी मतलब उनके साथ वो भी ख़त्म होता है, ठीक है, वो होता है वॉलेटाइल मेमोरी। तो अभी क्या होता है, रैम, तो ये हो गया रैम ऐसा वॉलेटाइल मेमोरी है कि जब तक आप कंप्यूटर ऑन करके काम कर रहे हो तब तक ठीक है, जब ऑफ करोगे उसके साथ साथ ये भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो पी नहीं होगा, रोम नॉन वॉलेटाइल है एंड सेकेंडरी मेमोरी भी नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। तो ओनली स्टेटमेंट क्यू इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। Then question number 20, which of the following statements regarding the term ICT are true? ICT के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट पी में दिया है ICT इज़ एन एक्रोनिम दैट स्टैंड्स फॉर इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी। ये है क्या ICT का फुल फॉर्म, ICT का फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। तो स्टेटमेंट पी तो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट क्यू पे क्या दिया है, कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज दैट एग्जेम्प्लीफाई ICT इंक्लूड द मर्जिंग ऑफ, दैट मीन्स ICT में क्या क्या आते हैं, ICT के अंदर ऑडियो विजुअल, टेलीफोनिक, कंप्यूटर नेटवर्क सब कुछ तो आते हैं, है ना। तो ये सेकेंड करेक्ट है, तो Q इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन P रॉन्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 21, ये मैच करने के लिए दिया है। तो यहाँ पे क्या है, लेक्चरिंग पे क्या होगा, लेक्चरिंग पे होगा ये 3, कंटेंट डिलीवरी इन अ लूसिड लैंग्वेज, मतलब ये इजी लैंग्वेज में कंटेंट डिलीवर करना जो होता है ना, वही होता है लेक्चरिंग, ठीक है। देन बी, डिस्कशन इन ग्रुप्स, डिस्कशन इन ग्रुप में क्या होगा, नंबर 5 होगा। ये क्या है,
डिस्कशन क्या करते हैं, ग्रुप में डिस्कशन करने के लिए एक पर्टिकुलर थीम होना ज़रूरी है ना, एक पर्टिकुलर टॉपिक होना ज़रूरी है, उस टॉपिक पे ही तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसीलिए डिस्कशन इन ग्रुप्स में क्या होगा, थीम बेस्ड इंटरेक्शन एमंग पार्टिसिपेंट्स, है ना, एक पर्टिकुलर थीम पे डिस्कशन चलता है। देन नंबर सी हो गया ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़। क्या होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, बहुत न्यू आइडियाज़, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में। एंड नंबर डी क्या है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल प्रोसीड्योर। इसमें क्या होगा, ये स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन है जहाँ पे फीडबैक भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 21। नेक्स्ट 22, इन विच ऑफ द following activities potential for nurturing creative and critical thinking is relatively greater। ये जो 4 ऑप्शन दिया है उनमें से किस में ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग या फिर क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। एक तो दिया है प्रेजेंट, जब सेमिनार पेपर हम लोग प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक हो गया वर्कशॉप में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक हो गया प्रिपेयरिंग रिसर्च समरी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और रिसर्च कॉन्फ्रेंस में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्या हो गया, जो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है उनमें से लार्जेस्ट लेवल कौन सा है, कॉन्फ्रेंस इज़ द लार्जेस्ट लेवल। कॉन्फ्रेंस बहुत ही वाइड लेवल पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग पार्टिसिपेट, एक साथ बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल का क्रिएटिविटी या फिर क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होते हैं कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हर एक पार्टिसिपेंट अपने अपने क्रिटिकल थिंकिंग को या फिर क्रिएटिविटी को वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट हो गया 23, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। अभी टीचिंग के नेचर एंड ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप लोगों को स्टेटमेंट देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ए, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। ये तो है ही, है ना, दोनों इंटर रिलेटेड है। देन सेकेंड क्या दिया है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। ये तो नहीं है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग में डिफरेंस है ना। सी में क्या दिया है, कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज़ टू एंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स। मतलब टीचिंग का मेन मीनिंग क्या है, टीचिंग का मेन कंसर्न क्या है, टीचिंग हमेशा चाहते हैं कि स्टूडेंट तक कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म हो, है ना। टीचिंग तो इसलिए हम लोग तो टीचिंग इसलिए करते हैं कि स्टूडेंट तक कुछ पहुँचे, है कि नहीं। तो ये करेक्ट है। नंबर 4, ऑल गुड टीचिंग इज़ फॉर्मल इन नेचर। ये तो नहीं है, क्योंकि इनफॉर्मल टीचिंग भी होते हैं, इनफॉर्मली भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। और टीचर इज़ अ सीनियर पर्सन, ये भी नहीं है। एंड एफ क्या है, टीचिंग इज़ अ सोशल एक्ट वेयर एज लर्निंग इज़ पर्सनल एक्ट। ये तो ठीक है। टीचिंग क्या है, टीचिंग हम लोग टीचिंग जब करते हैं तो पूरा सोसाइटी में या फिर पूरे क्लास को करते हैं, है ना। तो टीचिंग को एक सोशल एक्ट बोला गया है, क्योंकि टीचिंग हर किसी को दे सकते हैं। और लर्निंग क्या होता है, लर्निंग तो पर्सनली होना पड़ेगा। आप सीख रहे हो मतलब एक इंडिविजुअल अपने आप में कुछ सीख रहा है ना। तो वो पर्सनल एक्ट हो गया, ठीक है। तो टीचिंग हो गया सोशल एक्ट एंड लर्निंग हो गया पर्सनल एक्ट। तो कौन कौन सा करेक्ट है, ए, सी एंड एफ, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आप लोग नोट डाउन कर लेना ये, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, ठीक है, शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ भी आपको मैच करने के लिए दिया है। तो नंबर 1 है फंडामेंटल रिसर्च। यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, फंडामेंटल रिसर्च थ्योरी बिल्डिंग के लिए है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग थ्योरी बनाते हैं, है ना। तो ए के लिए कौन सा होगा, ए हो गया 2, डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग, ठीक है। देन अप्लाइड रिसर्च का क्या होगा, अप्लाइड रिसर्च में जो फंडामेंटल रिसर्च में जो थ्योरी हम लोगों ने बनाया है, वो थ्योरी हम लोग तो किसी ना किसी फील्ड में अप्लाई करेंगे,
है ना। तो वो हो गया अप्लाइड रिसर्च। तो ये क्या होगा, ये होगा एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ए थ्योरी फॉर यूज़ इन वेरियस सिचुएशंस। हम लोग वेरियस सिचुएशंस में यूज़ करते हैं अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। एक्शन रिसर्च क्या होता है, ये इमीडिएट प्रॉब्लम को देखते हैं। सपोज स्कूल में या क्लासरूम में किसी इमीडिएट मतलब कुछ प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है, तो उस प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है। तो ये हो गया 3 के साथ। ये क्या होगा, इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज़ ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है। नंबर 4 इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब कुछ फाइंड आउट करना, है ना। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1, फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन। कितना इम्पैक्ट हो रहा है, कितना प्रभाव डाल रहा है, वो देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं, वो हो गया इवैल्यूएटिव रिसर्च, ठीक है। और ये है लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 25। द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न्ड विथ विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़। रिसर्च एथिक्स, एथिक्स क्या कहते हैं, एथिक्स हमेशा देखते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो होता है एथिक्स। अभी रिसर्च एथिक्स क्या होता है, रिसर्च एथिक्स भी होता है जब हम लोग कोई रिसर्च करते हैं, कोई भी स्टडी करते हैं, तो हम लोगों को एज ए रिसर्चर कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना होता है ना, वही होता है एथिक्स। मतलब क्या क्या हम लोगों को करना है एंड क्या क्या हम लोगों को नहीं करना है, वो बताते हैं एथिक्स, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न विथ रिसर्च एथिक्स कौन किसके साथ रिलेटेड है। तो एथिक्स ना, एथिक्स हमेशा रिपोर्टिंग के टाइम में, वो जो हम लोग ने स्टडी किया है उसके लास्ट में हम लोगों को मालूम पड़ता है, ठीक है। तो एथिक्स क्या होगा, रिपोर्टिंग से रिलेटेड एक ही है, नंबर 3। तो एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग, ये होगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे क्वेश्चन नंबर 26 से, ठीक है। तो आप लोग रिवीजन करते जाओ, नेट का एग्ज़ाम तो ज़्यादा दिन देर नहीं है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट टू एवरीवन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।